वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए राजू गारी डोंगालू मूवी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है राजू नाम के लड़के से, जो नदी के ऊपर बने पुल में खड़ा है। उसके पास पैसों से भरा हुआ एक बोरा होता है और वो मन ही मन सोच रहा है कि पैसा इंसान को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो पैसे से सॉल्व हो सकती है, पर मेरी कहानी में तो पैसे ही सारी मुसीबत की जड़ है। मैंने पैसे कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। अब ऐसा क्या हुआ दोस्तों, आइए देखते हैं राजू की स्टोरी, ताकि हमें पता चल जाए कि वो ये सारी बातें क्यों सोच रहा है। तो ओटापत्तनम नाम के एक टाउन में सालिम भाई नाम का एक आदमी जाता है अपनी एक जान पहचान वाले आदमी के पास। वहां पे थोड़ा बातचीत करने के बाद वो मुद्दे पे आता है और पैसों से भरा एक बोरा लेकर निकल जाता है। इसके बाद हम राजू को देखते हैं, जो कि कुमार नाम के अपने एक दोस्त की साइकिल से साथ में कहीं जा रहा है। कुमार उससे पूछता है कि राजू सोच यार, अगर हम करोड़पति बन जाए तो क्या होगा। राजू भी कहता है कि भाई वो दिन कभी नहीं आएगा हमारे लिए। तो कुमार कहता है कि माना कि हम राजा महाराजा की तरह कमा नहीं सकते तो क्या हुआ, सपने देखने में कौन सा पैसे लगते हैं, सपने तो देख ही सकते हैं। मेरा मतलब अमीर बनने के सपने तो मुफ्त में देख ही सकते हैं ना। ये सभी बातें करते करते ये अपने बाकी और दो दोस्त रवि और सीनू के पास पहुंच जाते हैं, जहां ये चारों मिलकर शराब पीने बैठ जाते हैं। दोस्तों, इतने में कुमार का छोटा भाई आता है और कहता है कि आप साइकिल लेकर यहाँ गए, क्या बात, मुझे कॉलेज जाना है। तो रवि और सीनू कुमार के छोटे भाई सत्या से बड़ा मजाक करने लग जाते हैं कि लड़का हमारा बड़ा हो गया रे, कॉलेज जाने लग गया है, गर्लफ्रेंड भी बना ली होगी। तो सत्या मुंह बना लेता है। तो राजू सभी को चुप कराता है और सत्या को वहां से जाने के लिए कह देता है कि भाई का मजाक मत उड़ाओ। इसके बाद राजू अपने ही दोस्तों से कहता है कि यार तुम लोग उस सत्या को परेशान क्यों करते हो, वो हम लोगों की तरह बेवड़ा तो नहीं है ना, कम से कम काम तो करता है, पढ़ाई तो करता है, अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम एक सेठ को अपने घर पे पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। वो लक्ष्मी माता की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर रहा होता है धन की वर्षा की। और वो आरती में पैसे चढ़ाने के लिए जब अपनी जेब में हाथ डालता है तो 10 का नोट निकलता है, जिससे वो वापस पॉकेट में डालकर 1 रुपया निकालकर लक्ष्मी माता को अर्पण करता है। यानी सेठ के पास पैसे तो बहुत हैं दोस्तों, मगर उसे और धन की कामना है। साथ ही वो देखो कितना कंजूस है। और जो सालिम भाई है ना, वो भी इस खास सेठ के लिए ही काम करता है। इसके अलावा 4 और लोग हैं जो सेठ के साथ हवाला के पैसों का कारोबार करते हैं। वो आते हैं सेठ से बात करने कि हमें अपना शेयर बढ़ाना है, हम जो काम करते हैं वो बहुत ही जोखिम भरा होता है। पर सेठ पैसे बढ़ाने से मना कर देता है और कहता है कि ज्यादा चू चपड़ की ना तो पुलिस की रेड पड़ जाएगी घर पे। अब वो लोग कहते हैं कि अगर पुलिस से हमारा सामना हुआ तो हम सबसे पहले आपका नाम लेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो सेठ भी अपनी जेब से बंदूक निकालकर उनको डराता धमकाता है कि काम जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो फिलहाल के लिए वो चारों चले जाते हैं, मगर उनके मन में असंतोष की भावना बढ़ जाती है और आगे वो भी कुछ उटपटांग करने का सोचते हैं। इसके बाद दोस्तों रवि को देखते हैं, जो कि अपनी छत पे सोया हुआ है और पड़ोस की औरत जब अपने छत पे कपड़ा सुखाने आती है तो रवि की नींद खुल जाती है और वो गंदी नजरों से उस औरत को देखने लग जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि रवि एक नंबर का ठरकी आदमी है। इसके बाद हम कुमार को देखते हैं, उसकी माँ पानी लेकर जब नहा रही होती है तो उनसे पानी का बर्तन गिर जाता है और चोट भी लग जाती है। उस वक्त कुमार अपने काम पे जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और वो अपनी माँ की आवाज सुनकर भागता है, तुरंत उनको उठाता है, घर लेके आता है। फिर वो काफी सुनाता भी अपनी माँ को कि आप पानी लेने के लिए क्यों जा रही हो, क्यों आ रही हो, और सत्या कहाँ है। तो उसकी माँ बताती है कि वो तो किताब खरीदने के लिए गया हुआ है, जिससे कुमार और भड़क जाता है कि सत्या घर का एक भी काम नहीं करता बताओ, और ना ही घर के खर्च में हाथ बटाता है, जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब उसकी माँ कहती कि मजबूरी की वजह से मुझे तुम्हारी पढ़ाई छुड़ानी पड़ी बेटा, और मैं नहीं चाहती कि सत्या की पढ़ाई भी छूटे। पर कुमार को पढ़ाई लिखाई में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। वो चाहता है कि जैसे मैं मेहनत मजदूरी का काम कर रहा हूँ वैसे मेरा छोटा भाई भी कमाए। इधर हम राजू को देखते हैं, जो कि डोसा की दुकान पे नाश्ता करता है। दुकान वाली कहती है कि एक तुम ही हो राजू जो खाकर तुरंत पैसे दे देते हो, अरे बाकी लोग तो मेरा पैसा लटका के रखते हैं, देखो ना मेरे पास खुले भी नहीं है तुम्हें वापस करने के लिए। और तभी राजू की नजर पड़ती है पास बैठे एक पागल आदमी पे, जो बड़ा भूखा लग रहा होता है। तो राजू कहता है कि पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं पैसों से इसे कुछ खाने को दे दो। तो जब वो औरत उस पागल को खाने देती है तो वो कहता है कि मैं मुफ्त की कोई चीज नहीं लेता, ये लो पैसे, और वो कागज के टुकड़े थमा देता है पैसों के तौर पे। इसके बाद हम सिनू को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह ही शराब पीने के लिए चला जाता है, पर ठेके पे उसकी मुलाकात हो जाती है एक भयंकर शराबी से। वो अपनी शराब तो पी चुका होता है पर अभी भी उसका मन नहीं भरा होता। तो जैसे ही सिनू शराब पीने लग जाता है वो सिनू को टोक देता है कि इस तरह शराब पीना किसने सिखाया तुम्हें, ये तो गलत तरीका है, आओ मैं तुम्हें सही तरीका सिखाता हूँ। और दोस्तों वो उसे अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने लग जाता है कि डायरेक्ट शराब पीने से पाप लगता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग की आत्मा नाखुश होती है इस तरह से, इसीलिए पीने से पहले इस तरह से कुछ बूंद नीचे जमीन पे छिड़क देना चाहिए और फिर शराब को इस तरह एक सांस में खटक जाना चाहिए। और यही सब पट्टी पढ़ाकर
इस तरह वो सिनू की सारी शराब पी जाता है, जिसके बाद बेचारे सिनू को बिना शराब पिए जाना पड़ जाता है काम पे। और हम देखते हैं कि चारों दोस्त यानी राजू, कुमार, रवि और सिनू सभी इस इलाके के सेठ के गोदाम में अनाज की बोरी गोदाम से ट्रक में लोड करने का काम करते हैं। दिन भर तो ये काम किया और रात में ये चारों एक साथ शराब पीने बैठ जाते हैं। और यहाँ कुमार फिर से बहकी बहकी बातें करने लगता है कि सोचो यार, अगर हम करोड़पति बन जाए तो क्या होगा। रवि, सोचो ना, तुम जिस लड़की को पसंद करोगे वो तुम्हारी बाहों में होगी। सिनू, तुम लोकल की जगह ब्रांडेड शराब पियोगे। और राजू, तुम्हारा अपना आलीशान सा घर होगा। अरे पैसा होगा तो पूरी दुनिया कदमों में होगी। जिस पे रवि कहता है कि और इतना पैसा आएगा कहाँ से? सेठ के पास पूरी जिंदगी काम करके भी हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो कुमार कहता है कि काम कौन करेगा, हमें चोरी करनी होगी। पर शराब के नशे में हुई बातों को अगले दिन सभी भूल जाते हैं। और जब ये चारों गली में बैठकर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, अगली सुबह ना, तो रवि को सुमन दिखाई देती है रेड साड़ी में लहराते हुए। वो कहीं जा रही होती है। रवि उसको ताड़ता रहता है, उसके पीछे जाता है, उसके बालों के गजरे को स्मेल करते हुए उसको फ्लर्ट करता है। जिसपे सुमन कहती है कि मैं रोड साइड रोमियो से दिल नहीं लगाती, कभी मेरे घर पर आकर मिलो, तब काम की बातें होंगी। और ये कह के वो चली जाती है। जिसके बाद तो रवि के दोस्त उसे होश में आने को कहते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है कि ये जो सुमन है ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है बल्कि धंधे वाली है। इसलिए रवि के दोस्त उससे कह रहे हैं कि भाई होश में आ जा, कहाँ खो रखा है। उसके साथ घर बसाने का सपना देखना पागलपन है। मगर रवि को तो सुमन बहुत ही पसंद है दोस्तों, ये भी दिक्कत है उसके लिए। अब रात में रवि शराब पीकर सुमन के घर चला जाता है। वो बेड पे सोए सुमन के बूढ़े पति को सुमन समझ लेता है और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। और नींद में वो बुढ़ाऊ भी रवि को कोई अप्सरा समझकर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। पर जब रवि को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो बुढ़ाऊ के मुंह में दारू डालकर उससे अपना पीछा छुड़ाता है और जाता है वहां पे जहां सुमन सो रही होती है। वो उसको जगाकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। तो वो तो साफ साफ कह देती है कि शादी करना इतना आसान नहीं है भागकर, इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे जिससे हमारी पूरी जिंदगी सेटल हो जाए। तो रवि भी कहता है कि ठीक है, जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और अगले ही दिन की बात है दोस्तों, इस इलाके में नए इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग होती है और उन्हें सेठ के मनी लॉन्ड्रिंग के काम के बारे में पता चल जाता है। वो अपना हफ्ता वसूलने के लिए जब सेठ के गोदाम जाता है तो सेठ की हालत खराब हो जाती है। वो सालिम भाई से कहकर इंस्पेक्टर को भी एक बोरी गिफ्ट करवाता है। और ये सारी चीजें रवि कुमार वगैरह देख रहे होते हैं। अभी तक तो दोस्तों इन्हें सेठ के काले धंधे का पता नहीं था, पर अब पता चल चुका है कि ये भी करता है। अगले दिन की बात होती है। सुबह सुबह कुमार का भाई सत्या उससे कहता है कि माँ की दवाई खत्म हो गई है। तो कुमार कहता है कि क्या वो मेरी अकेले की माँ है, तुम दवा नहीं लेके आ सकते क्या? तो सत्या कहता है कि ठीक है, मैं ही लेके आ जाऊंगा, आप बस पैसे दे दो। तो कुमार और भड़क जाता है कि पूरे घर का खर्चा मैं उठाता हूँ। अरे तुम क्या करते हो पढ़ाई के अलावा, और पढ़ाई भी ढंग से हो नहीं रही तुमसे। कितने बार कहा है कि मेरी तरह मेहनत मजदूरी करो और मेरा हाथ बटाओ घर में, लेकिन तुम्हें तो शर्म आती है मेहनत करने से। जिस पर सत्या कहता है कि भैया आप मेहनत मजदूरी करके कितना कमा लेते हो, घर का खर्च तो सही से चलता नहीं है आपसे। अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे हम सभी की लाइफ बढ़िया हो जाए, पर आप मेरी पढ़ाई को हमेशा पता नहीं क्या समझते हो। इस तरह दोनों भाइयों में थोड़ा सा कहासुनी हो जाती है। कुमार आगे मुंह लटकाकर अपने स्मोकिंग के अड्डे पे बैठा होता है तो उसके पास राजू आता है और कहता है क्या हो गया दोस्त, इतने उदास क्यों हो? जिस पे वो उसको सारी बातें बताता है और कहता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आज दे भी देता, पर मेरे पास बचे ही नहीं है पैसे। और यार आज मैंने अपनी गरीबी और नाकामयाबी का गुस्सा छोटे भाई पे उतार दिया। ये सुनकर दोस्तों राजू बिना कुछ कहे अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर कुमार की जेब में रख देता है। कुमार तो लेने से मना करता है तो राजू कहता है कि ठीक है, उधार समझ के रख लो, अभी माँ की दवाई जरूरी है ना, तुम्हारे पास जब पैसे होंगे तो लौटा देना। इसी दिन दोस्तों इनका महीना भी लगता है, मतलब सैलरी मिलने वाली है। तो काम करने के बाद ये चारों सेठ से अपना जो भी पैसा है उसको बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर इनकी रिक्वेस्ट को उसी वक्त खारिज कर दिया जाता है। तो ये लोग भी गुस्से में कह देते हैं कि कल से हम काम पे नहीं आएंगे, बता रहे हैं, क्योंकि इतने पैसों में गुजारा नहीं हो पा रहा हमारा। अब गुस्से में तो इन्होंने काम छोड़ दिया, पर इनको अब टेंशन हो जाती है कि आगे करेंगे क्या, और इनसे ये टेंशन झेली नहीं जाती। तो ये जम के शराब पीते हैं, बैठ जाते हैं। और शराब पीते पीते कुमार कहता है कि मैं जो इतने टाइम से कह रहा हूँ उस पर जरा गौर तो करो, अरे हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। सेठ गोदाम की एड में हवाला का काम करता है, यानी ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम। उसके पास बहुत ही पैसा है, फिर भी वो हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है। मैंने छानबीन भी कर ली है। सालिम भाई अपनी स्कूटर से एक बोरा लेकर आते हैं पता नहीं कहाँ से, और हर संडे को 10 बजे सुबह पहुंच जाते हैं। पर गोदाम में जाने से पहले वो अपने पान की दुकान पे रुकते हैं पान खाने के लिए। वही सबसे बढ़िया टाइम होगा उनसे वो बोरा लेकर भाग जाने का। सीनू कहता है पर अगर सेठ को पता चल गया ना कि हमने उनके पैसे चुराए तो जिंदा नहीं छोड़ने वाले हमको। कुमार कहता है कि पहले चोरी करने के बारे में सोचो, बचने के बारे में बाद में सोचेंगे। तो चारों दोस्त चोरी करने का मन बना लेते हैं और इमेजिन करने लग जाते हैं कि पैसे आने के बाद हमारी लाइफ कैसे बदल जाएगी। हम डेली नए नए कपड़े पहनेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, अपनी मनपसंद लड़की से शादी करेंगे, फुल मौज मस्ती करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम रात में किसी 2 लोगों की परछाई को देखते हैं, वो आपस में मिलकर पता नहीं क्या लेकिन
बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ये कौन है, क्या बातें हैं, ये पता नहीं चलती। अगले दिन की बात है, ये चारों दोस्त टाउन की अलग अलग जगहों पे मुंह पे रुमाल बांधकर खड़े हो जाते हैं और 10 बजने का वेट करते हैं। सालिम भाई जब पान की दुकान पे होता है ना, तब रवि जाकर सालिम भाई की स्कूटर को गिरा देता है, और जब सालिम भाई स्कूटर उठाने लग जाता है तो इतने में वो उनकी बोरी उठाकर भागने लगता है, और सालिम भाई स्कूटर से उसका पीछा करने के बजाय अपने 2-4 आदमियों को आवाज लगाता है और रवि का पीछा करने लग जाते हैं। काफी देर तक दौड़ा भागी होती है। रवि जब थक जाता है तो अपने दूसरे साथी को बुरा पकड़ा देता है, और वो कुछ दूर जाने के बाद अपने दूसरे साथी को बुरा थमा देता है। इस तरह ये सभी सालिम भाई के आदमियों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर में बोरा कुमार के हाथों में देखते हैं, और उधर जब सेठ और उसके पार्टनर्स को पता चलता है कि पैसे का झोल हो गया है तो बड़ा गुस्सा होता है। सेठ तो इस हद तक गुस्सा हो जाता है कि अपनी बंदूक सालिम भाई पे तान देता है। कहता है कि मैंने कितनी बार कहा था कि पैसों के साथ थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही रिस्की होता है ये काम। अरे तुम्हें आखिर जरूरत क्या थी पान की दुकान पे रुकने की? तभी वो तो सेठ के पार्टनर्स उसको रोक लेते हैं कि मत करो कुछ अभी। दूसरी ओर लगातार 3 दिनों तक राजू उसी जगह पे जाता है जहां उसके दोस्तों ने काम खत्म होने के बाद मिलने का प्लान बनाया था। लेकिन दोस्तों दिक्कत है, वहां पे कोई आता नहीं है, जिससे राजू को लगता है कि कहीं मेरे दोस्तों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। अगले दिन की बात है, राजू एक दुकान पे जाता है किसी काम से। वहां उसकी नजर एक और कस्टमर पे पड़ती है जिसने अपने फेस पे रुमाल बांध के रखा होता है। अब राजू को वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। राजू उसका पीछा करता है, और जब वो देखता है कि राजू मेरा पीछा कर रहा है तो वो और दौड़ लगाता है। लेकिन राजू बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ लेता है दोस्तों, और वो कोई और नहीं बल्कि सिनू है। वो राजू की गिरफ्त में आते ही कहना शुरू कर देता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, रवि का प्लान था चीट करने का। उसने मुझे शराब का नशा कराकर कन्विंस कर दिया था कि हम तुम्हें इस प्लान से बाहर निकाल दें, जिससे हम तीनों के शेयर्स बढ़ जाएं। पर उस दिन के बाद से मुझे रवि कहीं मिला ही नहीं, और सेठ कहीं मुझ तक ना पहुंच जाए, इसलिए मैं छुप गया था। तो राजू दिमाग लगाता है, अगर रवि के पास पैसे हैं तो पैसे मिलने के बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो तुरंत उसको याद आता है सुमन के बारे में। फिर क्या था दोस्तों, राजू पहुंच जाता है रवि की तलाश में सुमन के घर पे, जहां सुमन तो नहीं होती मगर नशे की हालत में रवि जरूर होता है। अब राजू पहले रवि को मारता पीटता है और पानी की एक पूरी बाल्टी उस पे उलट देता है, जिससे जल्दी रवि का नशा फट जाता है और वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद रवि भी सेम बातें करता है कि ये प्लान मेरा नहीं बल्कि कुमार का था। उसने मुझे कन्विंस किया था, मगर उस दिन के बाद से कुमार का कोई अता पता नहीं है, इसलिए मैं छिपने के लिए यहाँ आ गया था ताकि सेठ मुझ तक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों अब राजू को ढूंढना था कुमार को, पर कुमार भी लापता था। राजू कुमार के भाई सत्या से भी जाकर मिलता है, पर उसे भी कुमार के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर जब राजू अपने घर जाने लगता है ना, तो रास्ते में उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि सेठ के गोदाम में ही काम किया करता था, और वो राजू को देखकर पूछता है, अरे राजू तुम इतने दिनों से काम पे नहीं आ रहे, क्या बात? मैं कुमार से तुम्हारे बारे में पूछा करता था। ये सुनकर राजू का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है और वो सीधा जा रहा होता है गोदाम की ओर, पर रास्ते में सेठ का घर पड़ जाता है और वो देखता है उसके घर से कुमार को निकलते हुए, और फिर करता है कुमार का पीछा। दोनों दौड़ते दौड़ते गोदाम के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां इनके बीच होती है बढ़िया सी फाइट। और कुछ देर के बाद कुमार कॉल करके सेठ को बुलाता है कि राजू गोदाम आया था, मैंने उसे पकड़ लिया है। तो सेठ जब गोदाम आकर कुमार से पूछता है कि राजू है कहाँ, तो वो उसे अपने पीछे देखने को कहता है। पीछे राजू था दोस्तों, और वो बताता है कि यहाँ तुम कुमार के कहने पे नहीं बल्कि मेरे बुलाने पे आए हो। हाँ दोस्तों, सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देख पाते हैं कि फाइट में कुमार नहीं बल्कि राजू जीतता है। इसके बाद राजू कुमार से पूछता है कि तुमने हमारी दोस्ती के बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या? धोखा क्यों दिया हमको? जिस पर कुमार बताता है कि मैं गरीबी से परेशान हो चुका था, इसीलिए जब सेठ ने मुझे ऑफर दिया अपने ही पैसे चुराने का, तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें कुमार को सेठ ये बता रहा है कि अगर तुम सालिम भाई से पैसे चुरा लेते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी के अलावा एक मोटी रकम दूंगा। सालिम भाई तो मेरे इशारे की कठपुतली है और उससे पैसे चुराना भी बहुत इजी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुमार राजू को ये बता रहा है कि स्टार्टिंग से ही मैं सेठ के कहने पे काम कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम लोगों में ये बात डाल दी कि पैसे चोरी करते हैं, और हमारी चोरी सक्सेसफुल रही। सीन दोस्तों प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां राजू सेठ से सवाल करता है कि तुमने अपने ही पैसे क्यों चुरवाने को कहा। तो सेठ बताता है कि देखो राजू बेटा, बात ऐसी है कि मैं हवाला का बिजनेस करता हूँ, यानी ब्लैक मनी को यहाँ से वहां करने का काम। मेरे इस काम में 4 और लोग शामिल हैं जो मेरे पार्टनर्स हैं। वो मुझ पर दबाव बना रहे थे शेयर्स बढ़ाने के लिए, जो मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने कुमार से कहकर भरे बाजार में चोरी करवाई और सालिम भाई पे बंदूक तान कर अपने पार्टनर्स को यकीन दिला दिया कि पैसे चोरी होने से मैं खुद बौखलाया हुआ हूँ, और इस तरह उनको एक बार भी मुझ पे शक नहीं हुआ। और मैंने सालिम भाई से कहकर पैसे गोदाम में छिपवा दिए और कहा कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम इस पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो अब राजू कहता है कि वैसे सेठ जी, आपको एक बार अपने पैसों पे हाथ लगा देना चाहिए था। और ये सुनकर सेठ को दाल में कुछ काला लगता है। वो जब अपने पैसे की बोरी चेक करता है तो उसमें रद्दी पेपर्स के अलावा कुछ नहीं होता। इसके बाद राजू हंसते हुए वहां से जाने लग जाता है और सेठ उससे पूछता रह जाता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, पर वो नहीं बताता। और कुमार जब परेशान होकर अपने घर जाता है तो वहां उसका छोटा भाई सत्या
उसके लिए ऑलरेडी परेशान था, वो उससे पूछने लगता है कि भैया आप कहाँ थे, घर क्यों नहीं आ रहे थे, हम कितना परेशान थे पता है आपको। कुमार कहता है कि हम कौन, सिर्फ माँ ही तो परेशान रही होगी मेरे लिए। तो सत्या कहती है कि माँ ही नहीं, मैं भी परेशान था, राजू भैया, रवि भैया और सिनू भैया सभी आपके लिए परेशान थे। तो कुमार कहता है कि उनका छोड़ो ना, वो कौन सा हमारे अपने हैं। जिसपे सत्या कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो आप, राजू भैया ने तो कितनी बार मदद की है हमारी, वक्त वक्त पे की है, यहाँ तक कि उनको आप सभी की इतनी फिक्र थी कि जो पैसे की चोरी आप लोगों ने की ना, वो बोरी उन्होंने पहले बदल दी थी ताकि पकड़े जाने पर भी आप लोगों पे कोई आंच ना आए। और ये सुनकर कुमार हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर कहना क्या चाहते हो। तो वो बताता है कि चोरी से एक रात पहले ही वो मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने मुझे सारी बात बताई और कहा जब हम पैसों की चोरी करके बोरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होंगे तब तुम इस जगह पे खड़े रहना और वहां मैं तुम्हें पैसों की बोरी थमा दूंगा और पेपर वाली बोरी लेकर यहाँ वहां कर दूंगा। तो कुमार कहता है ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो, वैसे वो पैसे तुमने रखे कहाँ पे। तो सत्या कहता है कि पैसे अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि राजू पैसे वाली बोरी को अपनी बाइक पे रखकर नदी के ऊपर बने पुल पे लेके जाता है और सारी बातें सोचने लग जाता है। दोस्तों ये सीन फिल्म की शुरुआत वाले सीन का है। राजू सोच रहा है कि पैसा इंसान को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो पैसे से सॉल्व हो सकती है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरी कहानी में तो पैसे सारी मुसीबत की जड़ निकले। मैंने पैसे कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। जब हमारे पास सिर्फ काम के पैसे आते थे तो तब हमारी दोस्ती भी कितनी गहरी थी, सब बढ़िया थी, लेकिन पैसे आते ही दोस्ती में दरार पड़ गई। तभी दोस्तों वहां पे वही पागल आदमी आता है जिसे डोसा की दुकान पे राजू ने अपने पैसे से खाना खिलाया था। वो बोरे में रखे पैसे को निकाल कर देखता है और हवा में कुछ पैसे उछाल कर कहता है कि ये तो रद्दी है और हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद राजू बच्चे बाकी पैसे भी फेंक देता है नदी में और चला जाता है वहां से। यहीं पे कहानी खत्म होती है। बात तो सही है दोस्तों, पैसा आने से ना इंसान की सोच बदल जाती है। मतलब सोच बदले लेकिन अच्छे वे में बदले तो बात बढ़िया है, लेकिन गलत तरीके से बदले तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।